हाँ बच्चों, तो अभी तक हमने क्या देखा था कि अगर हम मान लो किसी सर्किट में अगर V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अल्टरनेटिंग वोल्टेज है ना, ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है या ऐसे कह दो अल्टरनेटिंग ईएमएफ अगर हम आर में लगाएंगे, पहला रेजिस्टेंस में लगाएंगे, तो हमने क्या देखा था कि हमारा जो V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी था उस पर हमको I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ही मिला। ठीक है, मतलब यहाँ पर जितने फेज़ में वोल्टेज है उतने ही फेज़ में करंट है, मतलब ओमेगा टी वोल्टेज के लिए है तो ओमेगा टी करंट के लिए भी आ रहा है। तो जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो हमने क्या बोला था, बोथ आर इन सेम फेज, बोथ आर इन सेम फेज। ठीक है, हमने ये लिखा था। जब हमने दूसरा कैपेसिटिव सर्किट में इसी चीज़ को जोड़ा था, ठीक है, कैपेसिटिव सर्किट में जब कैपेसिटिव सर्किट की बात की थी तो उसमें क्या देखा था कि जब V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी हमने अप्लाई किया ईएमएफ तो हमको मिला I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो करंट है वो पाई बाई टू फेज आगे था, है ना। मतलब यहाँ पे केस में क्या लिखेंगे कि I इज पाई बाई टू फेज अहेड, है ना, अहेड V, ये हमने देखा था। अब तीसरा हमने क्या देखा था, कैपेसिटिव सर्किट के बाद इंडक्टिव सर्किट देखा था हमने। ठीक है, इंडक्टिव सर्किट में हमने क्या देखा था, इंडक्टिव सर्किट के केस में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हम लोग V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी ईएमएफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ अगर लगाते हैं सर्किट में, प्योरली इंडक्टिव सर्किट मतलब जिसमें सिर्फ इंडक्टर जुड़ा हो, तो हमें मिला था I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। मतलब यहाँ पर हमने क्या देखा था कि I जो था, I इज पाई बाई टू फेज, I क्या था, करंट जो है वो पाई बाई टू फेज लेग्स बिहाइंड था। ठीक है, क्या था, लेग्स बिहाइंड, मतलब पीछे चल रहा था। तो ये जो फेज के जो कंडीशंस हमको मिले कि रजिस्टिव सर्किट में सेम फेज में होगा, इंडक्टिव सर्किट में पाई बाई टू फेज पीछे चलेगा करंट और कैपेसिटिव सर्किट में पाई बाई टू फेज आगे चलेगा, इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, एक नया तरीका फेज़र डायग्राम से समझते हैं। किसे समझते हैं, फेज़र डायग्राम से। तो अभी हम देखेंगे कि फेज़र क्या होता है। पहले पिछले लेक्चर्स में मैंने यही कहा था कि जब मैं इन चीज़ों को पढ़ाऊंगा तो एक कॉन्सेप्ट यूज़ करूंगा फेज़र, उसको समझाऊंगा और उससे कैसे समझते हैं उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। तो आज मैं आपको समझाऊंगा फेज़र क्या होता है और ये कैसे समझा जाता है। ठीक है, तो फेज़र डायग्राम देखो, थोड़ा सा मैं वेव मैकेनिक्स क्लास 11th की कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा उठाकर डिस्कस करूँगा। उसमें क्या था कि जैसे मान लो मेरे पास कोई भी साइनोसॉइडल वेव इक्वेशन है, क्या है, साइनोसॉइडल जो है, साइनोसॉइडल वेव इक्वेशन अगर मेरे पास है, वेव इक्वेशन लाइक y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, तो इसका वेव नेचर के मुताबिक ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका वेव नेचर के मुताबिक ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, वेव नेचर के मुताबिक ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर इस ग्राफ को हम लोग ऐसे ना बना के किसी सर्कुलर फॉर्मेट में बनाना चाहें, समझना ध्यान से, अगर इस ग्राफ को हम ऐसे ना बना के किसी सर्कुलर फॉर्मेट में बनाना चाहें तो इसी ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे y है एक्सिस, ये t एक्सिस है, तो इसी साइनोसॉइडल नेचर के ग्राफ को अगर हम सर्कुलर फॉर्म में बनाना चाहें तो हम ऐसे बना सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी में हम ये मान लेते हैं कि ये जो है इसको हम लोग मान लेते हैं y इक्वल्स टू ए साइन थीटा है, क्योंकि थीटा बराबर ओमेगा टी होता है। हमको पता है अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूमेगा तो जिसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है, थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी, टी टाइम बाद उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कितना होगा, ओमेगा इंटू टी होगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कि ये एंगुलर रोटेशन है, सीधी सी बात है कि कितना एंगल रोटेट करेगा, और ये हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा रेडियस है इस सर्कल के लिए। अगर इस सर्कल के लिए हम बोलते हैं कि ए हमारा रेडियस है तो हम अपने रेडियस को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया हमारा ए। और मान लेते हैं, ठीक है ध्यान समझना, मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर मैंने भी ड्रॉ किया एज ए रेडियस, ये थीटा एंगल घुमा है, कितना घुमा है, थीटा एंगल। तो अगर मैं ये कहूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ जैसे ये
जैसे ये पेन है, ठीक है, पेन है, यही एक वेक्टर है। तो जैसे जैसे ये पेन घूमेगा ऐसे ऐसे, जैसे जैसे ये पेन ऐसे ऐसे घूमता जाएगा सेंटर के अबाउट, है ना, जैसे जैसे ये ऐसे ऐसे घूमेगा पेन, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो थीटा होगा ओमेगा टी होगा, और अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो टी टाइम बाद, है ना। तो ये जो साइनोसॉइडल कन्वर्जन है इसका, ये जो साइन थीटा का जो ग्राफ है, इसको अगर हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर लें तो इसी को, इस डायग्राम को ही कहा जाता है फेज़र। इसी डायग्राम को क्या बोलते हैं? फेज़र। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो कि हमारा साइनोसॉइडल वेव में ये वेव अगर यहाँ पहुँचा, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम ये कह सकते हैं कि हमारा वेव जो है, हमारा वेक्टर जो शुरू में अगर यहाँ है तो मान लीजिए कि हमारा वेक्टर ऐसे लाई कर रहा है, जैसे ही वेक्टर थोड़ा सा आगे चलेगा तो हमारा वेक्टर थोड़ा सा और रोटेट कर जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हमारा न्यू वेक्टर यहाँ हो जाएगा। ये थोड़ा और आगे घूमेगा तो हमारा न्यू वेक्टर जो है वो यहाँ हो जाएगा, राइट। जब ये अपने मैक्सिमम पे पहुँचेगा तो हमारा ये वेक्टर घूम के यहाँ आ जाएगा। बात समझे? तो इस तरीके के साइनोसॉइडल ग्राफ को इस तरीके के सर्कुलर ग्राफ में कन्वर्ट करने का जो कॉन्सेप्ट है, इसी को हम लोग फेज़र कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो बजाय इस साइनोसॉइडल ग्राफ के हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को एक सर्कुलर फॉर्मेट में, है ना, एक सर्कुलर फॉर्मेट में ऐसे 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 घुमा कर हम ऑब्जर्व कर लेंगे। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपसे कहूँ किसी वक्त, है ना, जैसे मान लो कि ये मेरा सर्कुलर, ये मेरा फेज़र है, सपोज ये मेरा क्या है, फेज़र है, ठीक। समझने के लिए कि फेज़र और डिटेल में समझेंगे जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि फेज़र और क्या है। ध्यान से देखो, अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये रहा मेरा a, ठीक है, सेंटर के लिए ये रहा मेरा a, कुछ देर बाद ये ओमेगा टी घूम जाएगा, सपोज दिस इज ओमेगा टी, ठीक है। तो इफ दिस लेंथ इज a, है ना, अगर ये लेंथ a है और ये एंगल ओमेगा टी है, तो जरा आप खुद बताओ कि जो परपेंडिकुलर आएगा, ये अगर ओमेगा टी है, ये a है, तो आप खुद बताओ ये जो परपेंडिकुलर आएगा ये कितना आएगा? क्या ये a साइन ओमेगा टी आएगा? साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ, साइन ओमेगा टी बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना, परपेंडिकुलर को y मान लो, हाइपोटेन्यूस को a मान लो, तो y बराबर कितना आ गया, a साइन ओमेगा टी। बात समझे? तो किसी भी वक्त ये रहा a साइन ओमेगा टी, दिस वैल्यू इज व्हाट, और a साइन ओमेगा टी। बात समझे? अब अगर मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि ड्रॉ, मान लो मैंने आपसे पूछा ड्रॉ y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ड्रॉ करो इसी पे। तो देखो ये जो हमारा a है, यहाँ से लेके यहाँ तक ओमेगा टी चल चुका है, अब इस पर पाई बाई टू और इसको रोटेट करना है, पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री, तो ये घूम के यहाँ आ जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पूरा ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो अब अगर आप निकालना चाहो तो ये फेज़र हमारा यहाँ तक था ओमेगा टी, और ये फेज़र अब हमारा घूम के यहाँ तक हो गया ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इस तरीके से हम अपना फेज़र डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। बात क्लियर हो गई? ठीक है, इसे सिंपल सा फेज़र बोलते हैं। फेज़र का मतलब ये हुआ कि ये जो साइनोसॉइडल ग्राफ हम बना रहे हैं, बजाय साइनोसॉइडल ग्राफ के अब हम एक सर्कुलर फॉर्मेट में रोटेट करता हुआ वेक्टर बनाएंगे। तो फेज़र जो हमारा होता है, फेज़र की मीनिंग होती है, अगर मैं फेज़र को लिखूं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेज़र, तो फेज़र का मतलब होता है वेक्टर। क्या मीनिंग होता है? वेक्टर, रोटेटिंग वेक्टर, रोटेट करने वाला वेक्टर, ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली फेज़र डायग्राम का मतलब हमको इस साइनोसॉइडल डायग्राम की बजाय हमको एक वेक्टर डायग्राम बनाना है जिसमें कि हमारा जो वेक्टर है वो रोटेट करता हो सर्कुलर फॉर्म में, ठीक। अगर आपको इतना क्लियर हो गया तो अब हम समझ सकते हैं कि ये जो हमने तीनों कंडीशन पाया है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का, प्योरली इंडक्टिव सर्किट का, इसको फेज़र में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो पहला मैंने क्या बोला कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का मतलब सिर्फ क्या लगा होगा, रेजिस्टेंस लगा होगा। तो हमको पता है कि अगर सिर्फ रेजिस्टेंस लगा है, उस केस में अगर हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स प्रोवाइड किया, लाइक v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अक्रॉस रेजिस्टेंस आर,
तो अगर हम v इक्वस टू वी नॉट साइन ओमेगा टी देंगे तो हमको i इक्वस टू आई नॉट साइन ओमेगा टी मिलेगा। ठीक है, तो इसको फेज़र में अगर हम बनाना चाहेंगे तो देखो फेज़र का मतलब वेक्टर बता दिया, मतलब रोटेटिंग वेक्टर को हमें ड्रॉ करना है। अब जब हम रोटेटिंग वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं तो हम करंट और वोल्टेज दोनों को दिखाएंगे। तो करंट और वोल्टेज दोनों को कैसे दिखाएंगे, तो देखो जैसे मान लिया कि हमने ड्रॉ कर लिया ये अपना वेक्टर, ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया अपना वेक्टर फेज़र डायग्राम दिखाने के लिए। ठीक, तो अगर हमने ये कहा कि ये रहा मेरा वोल्टेज फेज़र, वोल्टेज का फेज़र ओमेगा टी पे, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका अगर मैं मैग्नीट्यूड दिखाऊं तो मैं लिखूंगा दिस इज द मैग्नीट्यूड वी नॉट साइन ओमेगा टी। समझ रहे हो आप? ठीक है, ये मेरा वी है, वी फेज़र, वोल्टेज का फेज़र दिखा रहा हूँ मैं। तो मैं जो करंट है वो भी उतना ही एंगल पर है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इसके रिस्पेक्ट में अगर ये वोल्टेज फेज़र एज ए रिप्रेजेंट हो रहा है तो क्या करंट फेज़र भी इसी पर लाई करेगा, करंट का फेज़र भी इसी पर लाई करेगा। सो दिस वुड बी क्या, हमारा करंट का फेज़र। और अगर मान लो मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा, तो ये जो लेंथ होगा वो कितना होगा मेरा आई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। समझ गया? तो कुल मिला जुला के अगर मुझसे कोई कहे कि फेज़र बनाओ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का, तो मैं क्या बनूंगा, इस तरीके का एक वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करूंगा। ठीक है, जो कि वोल्टेज और करंट दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या मैं बोल रहा हूँ कि वोल्टेज वेक्टर और करंट वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, या ऐसे कह सकते हैं सेम फेज पर दोनों हैं। ठीक है, दे आर इन सेम फेज। दूसरा, अच्छा एक चीज़ और ना, यहाँ पर मैंने वोल्टेज की रिस्पेक्ट में करंट वाला फेज़र दिखाया, क्योंकि वोल्टेज फेज़र मैं पहले दिखा रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ कि हाँ मेरे पास ये वोल्टेज का फेज़र है, उसके बाद उसके रिस्पेक्ट में करंट का फेज़र ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, समझिएगा, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट बात करेंगे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की। तो हमको पता है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है कि अगर हम किसी कैपेसिटेंस के क्रॉस एक ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ जोड़ेंगे, लाइक v इक्वस टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर मान लो हमने v इक्वस टू वी नॉट साइन ओमेगा टी दिया हुआ है तो हमको क्या मिलेगा, i इक्वस टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, आई एम सॉरी प्लस पाई बाई टू, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, इन केस ऑफ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट i इक्वस टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब अगर मैं वोल्टेज, अपने इस वोल्टेज इक्वेशन को, इस इक्वेशन को अगर मैं रेफरेंस के तौर पे फेज़र मानूं, है ना, फेज़र का मतलब वेक्टर, अगर मैं ये वोल्टेज वाले इक्वेशन को एज ए रेफरेंस फेज़र मानूं, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं करंट का फेज़र ड्रॉ करूंगा तो वो पाई बाई टू फेज आगे ड्रॉ करूंगा। तो कैसे दिखाऊंगा, देखो ध्यान से, मतलब कि अगर मान लो ये एक्सिस है, ठीक है, इसमें मैंने कहा कि ये मेरा वोल्टेज है, दिस रिप्रेजेंट वोल्टेज कितने फेज पे, ओमेगा टी। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या लिखूंगा मैं, समथिंग वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये बार बार अब मैं नहीं लिखूंगा, समझ जाओ आप। तो इससे पाई बाई टू फेज आगे चलकर करंट है, देखो करंट का जो फेजर बन रहा है पाई बाई टू फेज आगे चल के, तो इससे पाई बाई टू फेज आगे गए आप, और ये रहा आपका करंट वेक्टर। तो इसे आप क्या बोलोगे, करंट का फेजर। और ये इस एक्सिस से, ये जीरो एक्सिस से, इस टाइम के एक्सिस से ये कितना फेज आगे है, तो आप लिखोगे ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो यहाँ पर जो हमने फेजर ड्रॉ किया है करंट का, वो किसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ किया, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, अगर हम करंट को फेजर माने, लाइक आई इक्वस टू, हम बोले आई इक्वस टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें क्या मानते थे, v इक्वस टू वी नॉट साइन ओमेगा टी देते थे, मतलब सर्किट में हमने इनपुट में हमने वी नॉट साइन ओमेगा टी दिया, तो हमको करंट एज ए आउटपुट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू मिला। पर अगर हम बजाय वोल्टेज के हमारे ये बोले कि हमने सर्किट में आई इक्वस टू आई नॉट साइन ओमेगा टी दिया, तो ऐसे केस में हमको वी नॉट क्या मिलेगा, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वी सी जो होगा वो मिलेगा वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्यों, क्योंकि अगर इसके रिस्पेक्ट में ये पाई बाई टू आगे है, मतलब वोल्टेज के रिस्पेक्ट में अगर करंट पाई बाई टू आगे है, ठीक है, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में अगर करंट पाई बाई टू आगे है, तो उल्टा सोच लें, करंट के रिस्पेक्ट में वोल्टेज पाई बाई टू फेज पीछे चल रहा है, सीधी सी बात है। तो ऐसे केस में अगर हमको वेक्टर ड्रॉ करना हुआ तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखना। तो अगर मेरा फेजर, समझना ध्यान से, अगर मैं ये कहता हूँ कि ये मेरा करंट एज ए फेजर है प्लस ओमेगा टी में, ठीक है,
अगर करंट मेरा फेजर है प्लस ओमेगा टी में, तो वोल्टेज इससे π/2, इस वेक्टर से π/2 फेज पीछे। तो अगर इससे π/2 फेज पीछे ड्रॉ करूंगा तो कुछ यहाँ आएगा ऐसे, दिस इज व्हाट आवर वेक्टर, है ना। सो व्हाट इज दिस एंगल, इफ दिस इज π/2, सो दिस एंगल इज बेसिकली π/2 माइनस ओमेगा टी। उल्टा नेगेटिव में चल रहा है पीछे, तो क्या बोलेंगे, करंट से वोल्टेज π/2 फेज पीछे है। बात समझे? ओके, तो ये चीज़ हो गई कैपेसिटर के लिए। अब बात करेंगे तीसरा, प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए। इसका प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए समझिएगा ध्यान से। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट की कहानी के बारे में भी हमने डिस्कस कर रखा है पिछली क्लास में। क्या देखा उसमें कि V = V0 साइन ओमेगा टी अगर हम इनपुट देते हैं किसी इंडक्टर के अक्रॉस, है ना, V = V0 साइन ओमेगा टी अगर हम देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, I = I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। इसका मतलब हुआ कि फेजर, अगर वोल्टेज को हम एज ए फेजर माने तो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट π/2 फेज पीछे चल रहा है। मतलब अगर हम डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसा बनाएंगे। सपोज हमने वोल्टेज बनाया कि हमारा भाई वोल्टेज जो है ओमेगा टी फेज पे है, तो इस वोल्टेज से π/2 फेज पीछे आओ, देखो नीचे की तरफ पीछे आएंगे, ये हमारा π/2 हो गया। सो दिस इज व्हाट और ओमेगा टी π/2 माइनस ओमेगा टी फेज पीछे है, तो ये हमारा हो गया करंट। या फिर इसी चीज़ को अगर हम ऐसे बोले कि अगर I = I0 साइन ओमेगा टी, मतलब अगर करंट को हम एज ए फेजर रिप्रेजेंट करें, मतलब वेक्टर या रेफरेंस पॉइंट माने, रेफरेंस वेक्टर फेजर करंट हो, तो वोल्टेज हमारा क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL वो हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। सीधी सी बात है, अगर आप ये कहते हो कि करंट सर वोल्टेज के रिस्पेक्ट में अगर करंट π/2 फेज पीछे है तो करंट को 0 मान लो, मतलब करंट को रिस्पेक्ट मान लो, तो करंट के रिस्पेक्ट में वोल्टेज π/2 फेज आगे हो जाएगा। तो ऐसे केस में अगर आप डायग्राम बनाओगे तो सपोज ये करंट हो गया आपका, आपने कहा कि दिस इज करंट वेक्टर या करंट फेजर ओमेगा टी पर है, तो इससे π/2 फेज और आगे चले जाओ, ये हो जाएगा आपका वोल्टेज, मतलब ये कौन हो जाएगा, इंडक्टर VL, राइट, दिस इज VL। तो ये आपका टोटल कितना आगे है इस समय जीरो लाइन से, तो कहेंगे आप ओमेगा टी प्लस π/2 आगे चल रहा है। और इसमें जीरो लाइन से क्या बोलेंगे, ओमेगा टी माइनस π/2, मतलब नीचे की तरफ π/2 फेज पीछे चल रहा है। इसमें आप बोलेंगे पीछे, इसमें बोलेंगे आप आगे। तो इस डिस्कशन से हमको साइनोसॉइडल ग्राफ ना बनाकर, साइनोसॉइडल वाला ग्राफ ना बनाकर, हम डायरेक्ट जो है एक वेक्टर टाइप का डायग्राम बनाकर वेक्टर कॉन्सेप्ट से हम फेजर को क्लियर कर सकते हैं कि कौन से सर्किट में, इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट या प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में फेजर का क्या रोल है। ठीक है, ये जो तीनों डायग्राम है फेजर के, ये हमको याद रखने हैं। मैं एक बार और फिर से इन डायग्राम्स को दिखा देता हूँ, करंट के रिस्पेक्ट में इस बार बना देता हूँ, क्योंकि इसका यूज़ हम आगे यूज़ करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का यूज़। तो क्या बोलेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू आई एज ए फेजर, है ना। अगर हम I को अपना फेजर मतलब रेफरेंस फेजर माने, तो इस केस में R के लिए हमारा जो डायग्राम होगा ये हमारा होगा, अगर I बोल रहे हैं तो करंट के डायरेक्शन में ही रेजिस्टेंस का फेजर होगा। ठीक है, बात अगर हम करें C सर्किट के लिए, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, करंट के रिस्पेक्ट में कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज फेज अक्रॉस कैपेसिटर जो आएगा वोल्टेज का, वो π/2 फेज पीछे चलेगा नीचे की तरफ। और तीसरा, अगर हम वही इंडक्टर की बात करेंगे, L की बात करेंगे, तो करंट के रिस्पेक्ट में इंडक्टर का वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर π/2 फेज आगे चलता है। तो ये तीन डायग्राम हमको याद रखना है, सेम फेज में, है ना, सेम फेज। ये क्या होगा, π/2 फेज बैक, है ना, लेग्स बोल सकते हैं, और ये क्या बोलेंगे, π/2 फेज लीड। तो इस तरीके से सेम फेज लेग्स, π/2 फेज लेग कर रहा है, π/2 फेज लीड कर रहा है, ये हमें तीनों याद रखना है। इसको क्यों याद रखना है, क्योंकि अब जो हम पढ़ेंगे वो कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, इनके आपस में कॉम्बिनेशंस क्या क्या होते हैं। तो जैसे अगर हम मोर अल्टरनेटिंग सर्किट की बात करें, मोर AC सर्किट, अल्टरनेटिंग सर्किट्स की अगर हम डिस्कशन की बात करें, तो उसमें पहला सपोज कि हम अब कॉम्बिनेशन लेते हैं, CR सर्किट लेते हैं। क्या लेते हैं, सपोज CR सर्किट। चलो भैया, CR सर्किट की डिस्कशन की बात करते हैं। मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें कैपेसिटर लगा हो और क्या लगा हो, रजिस्टर लगा हो। ठीक है,
और इसको हमने एक AC इनपुट दिया। तो सपोज V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अगर हम यहाँ पे AC इनपुट देते हैं तो कैपेसिटर के क्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसको हम लोग बोलेंगे VC, और रजिस्टर के क्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसको हम लोग बोलेंगे IR, ठीक है। और इसमें किसी इंस्टेंट पर जो करंट होगा वो I होगा। तो अगर हम जनरल किरचॉफ्स लॉ लगा के लिखें तो क्या लिखेंगे कि V माइनस क्यू बाई सी माइनस IR बराबर 0, या V बराबर क्यू बाई सी प्लस IR। अब ये हमने दिया है V नॉट साइन ओमेगा टी, और Q जो होता है आपका I, इसको सिंप्लीफाई करना है, और इक्वल्स टू क्यू बाई सी प्लस आई को लिखना है आपका डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। मतलब चार्ज के रिस्पेक्ट में ये इक्वेशन बनेगा, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है ये बेसिकली, ये इक्वलिटी का साइन है। तो ये क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है ये? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो या तो इसको हम सॉल्व करके चार्ज निकालें, फिर चार्ज को डिफरेंशिएट करके करंट निकालें, ठीक है, या तो फिर फेजर से इसका सॉल्यूशन निकालें। तो अगर हम इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसे हम लोग कहते हैं एनालिटिकल मेथड। क्या बोलते हैं? एनालिटिकल मेथड। अगर हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करें तो उसको कहते हैं एनालिटिकल मेथड, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, इतना हमको एनालिटिकल मेथड पे डिस्कशन नहीं करना है। हाँ, आप 12th में जब आप डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने को वहाँ पर मिलेगा, तो उस केस में हम वहाँ पर सीख लेंगे। बट फिलहाल के लिए हम इस क्वेश्चन को, इस CR सर्किट को फेजर से सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमको पता है कि कैपेसिटर के लिए अगर हम इसका अगर वेक्टर इक्वेशन लिखें तो वेक्टर इक्वेशन में लिखेंगे कि हमारा जो नेट वोल्टेज, नेट EMF होगा, नेट वोल्टेज इक्वेशन है ना, तो लिखेंगे कि लेट VC and VR be the phasor for C and R, कैपेसिटर और रजिस्टर के लिए, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू करंट, विथ रिस्पेक्ट टू फेजर, विथ रिस्पेक्ट टू I एज ए फेजर, अगर हम करंट को एज ए फेजर मान लें तो क्या लिखेंगे करंट के लिए? देखो लिखेंगे करंट के लिए रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सेम फेज में होता है, जबकि कैपेसिटर के लिए जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो π/2 फेज पीछे होता है, राइट। अब अगर हम सर्किट में देखें तो इन दोनों को हमने सीरीज में जोड़ा है। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो हमारा जो नेट इक्वेशन, नेट वेक्टर डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा, विथ रिस्पेक्ट टू करंट, मतलब VR अगर इस डायरेक्शन में है तो हमारा VC किधर होगा? इधर। चूंकि ये भी एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान समझना ना, VR भी एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, VC भी एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर दोनों वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट कहीं बीच में जाएगा, इनका रिजल्टेंट कहीं इधर बीच में जाएगा। बीच इन द सेंस किस एंगल पे रहेगा वो हमें नहीं पता, ये एंगल क्या है ये हमें नहीं पता, इसको हम फाई मान लेते हैं, बट कहीं ऐसे जाएगा। मतलब वेक्टर डायग्राम के मुताबिक इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसे मिलेगा। तो अगर मान लेते हैं कि V जो है रिजल्टेंट वोल्टेज है तो उसको हम लिखेंगे अंडर रूट में VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। मतलब फ्रॉम वेक्टर या फ्रॉम फेजर V इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। अगर हम इस V को लिखें तो हमारा बेसिक करंट जो है, सपोज मैग्नीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट I0 इंटू एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस X मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? X। तो ये हो जाएगा I0X जो कि V के बराबर है, बराबर इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं I0 स्क्वायर R स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई कर लिख सकते हैं I0 स्क्वायर XC स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पर ये जो मैंने भी बताया कि जो VR है वो हो जाएगा अपना I0R, मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर। VC क्या है? I0 XC, मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। तो ये I0 अंडर रूट से स्क्वायर निकल के इसके साथ कट जाएगा, तो X बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इसे हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट रिएक्टेंस, या इसी को इम्पीडेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इम्पीडेंस। फिर वही बात, इम्पीडेंस का मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ CR सर्किट। भाई रेजिस्टेंस तो कैपेसिटर और रजिस्टर दोनों का है सर्किट में, हमारे सर्किट में कैपेसिटर और रजिस्टर दोनों लगे हुए हैं, तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो भी होगा वो X कहलाएगा। इसी को कुछ लोग रिएक्टेंस भी बोलते हैं या इम्पीडेंस बोलते हैं। तो इम्पीडेंस भी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी यूनिट भी क्या आएगी? ओम ही आएगी बेसिकली। अच्छा,
अब अगर हम ये कहें कि विथ रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस हमारा वोल्टेज फाइव फेज क्या है, पीछे की तरफ आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, करंट हमारा जो होगा, ये जो वोल्टेज का इक्वेशन लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू करंट। अगर हम ये कहें कि यहाँ पर वोल्टेज है हमारा π/2 फेज, वोल्टेज बार बार π/2 फेज बोल रहा हूँ, यहाँ π/2 फेज है। करंट के रिस्पेक्ट में कैपेसिटर का वोल्टेज क्या है, π/2 फेज पीछे है, और करंट के रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या है, सेम फेज में है। तो जो रिजल्टेंट VR और VC का फेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, फाई आ रहा है। तो हम अगर करंट की बात करेंगे कि करंट कितना है, तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे, ध्यान से देखना, इफ V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी हमारा अल्टरनेटिंग सोर्स है, तो इसके रिस्पेक्ट में करंट जो होगा I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर रिजल्टेंट वोल्टेज पाई फेज पीछे आया है, और अगर हमने वोल्टेज रिजल्टेंट वोल्टेज को ये माना, बात को समझना, ठीक है, रिजल्टेंट वोल्टेज यहाँ पर रिजल्टेंट वोल्टेज हमारा क्या है, पाई फेज पीछे आया है, पर यहाँ इक्वेशन लिखते वक्त अगर हम ये कहते हैं कि रिजल्टेंट वोल्टेज ओमेगा टी है, तो करंट को हमको क्या बोलना पड़ेगा, फाइव फेज आगे बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे +5, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि आपका जो नेट वोल्टेज है वो तो 5 फेज पीछे आ रहा है ना, और आपने यहाँ इक्वेशन में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं, -5 तो लिखा नहीं, आपने उसको ओमेगा टी रिप्रेजेंट किया है, तो इसका मतलब करंट आपका 5 फेज क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। और इस I0 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, V0/x, क्या होगी, V0/x, और यहाँ पर हो जाएगा साइन ओमेगा टी +5। इस डायग्राम से हम फाई की अगर वैल्यू निकालें, ये जो हमारा डायग्राम है, तो फाई की वैल्यू निकालेंगे तो देखो ये tan थीटा लगेगा, tan थीटा का मतलब दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, है ना, ये आपका ट्रायंगल है जिसमें ये आपका फाई है, दिस रिप्रेजेंट एज ए VR, है ना, और ये क्या रिप्रेजेंट होगा आपका VC। तो आप बताओ tan फाई यहाँ से क्या मिलेगा आपको मिलेगा tan फाई इज इक्वल्स टू VC/VR या XC/R। बात समझ में आ रही है, दिस इम्प्लाइज फाई बराबर कितना मिलेगा, tan इनवर्स XC/R। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि जो हमारा रिजल्टेंट करंट इक्वेशन बन के आया है, ठीक है, जो रिजल्टेंट करंट इक्वेशन बन के आया है I, वो आया है V0/√में R² + X² साइन ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स XC/R, प्लस में है फाई, ठीक है, फाई प्लस में क्या लिखेंगे, ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स XC/R। ये आ गया आपका रिजल्टेंट करंट इक्वेशन। तो क्या बोलेंगे, CR सर्किट में अगर हमने V = V0 साइन ओमेगा टी दिया हुआ है, तो हमारा जो करंट होगा वो tan इनवर्स XC/R फेज आगे चलेगा। बात समझ में?